Welcome students to wave optics part 6. We will solve some questions based on wave optics. They based on diffraction. So पहला question है, consider sunlight incident on a slit of width 10⁴ angstrom unit. The image seen through the slit shall, number 1 option जो दिए हमें, there are 4 options, be a fine sharp slit white in color at the center, a bright slit of white at the center diffusing to zero intensity at the edges. Number 3, a bright slit white at the center diffusing to regions of different colors. And number 4, only be diffuse slit white in color. So ये हमें देखना है, इसे हमें दिया है कि वेवलेंथ ऑफ सनलाइट इंसिडेंट है. ओके, तो सनलाइट जो है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द विजिबल स्पेक्ट्रम, और इसकी वेवलेंथ जो है 4000 एंगस्ट्रॉम यूनिट से 7000 एंगस्ट्रॉम यूनिट तक होती है. नाउ the size of the slit which is given to us is 10⁴ angstrom unit which is equal to 10,000. तो अगर हम कंपेयर करेंगे size of the slit and wavelength of sunlight, तो हम ये देखते हैं कि size of the slit is quite larger as compared to the wavelength of sunlight. ओके, तो मैक्सिमम जो है हमारे पास जो wavelength है वो 7000 है और स्लिट की विड्थ जो है 10,000 है. तो ये केस में एक कंडीशन है डिफ्रैक्शन होने के लिए. एक कंडीशन क्या है कि the width of the slit should be equal to the wavelength of the light used या less than the light used. मगर यहाँ पर हम देखते हैं कि स्लिट की विड्थ काफ़ी ज़्यादा है और वेवलेंथ बहुत कम है, तो इसकी वजह से डिफ्रैक्शन नहीं होगा. और इसकी वजह से क्या होगा, अ फाइन शार्प स्लिट white in color is formed at the center, so no diffraction takes place because the wavelength of sunlight is quite less as compared to the size of the slit. okay, तो ये केस में पहला ऑप्शन जो है ये सही रहेगा, be a fine sharp slit white in color at the center. Next question, in a single slit diffraction experiment the width of the slit is made double its original width, then the central maximum of the diffraction pattern will become narrower and farther, narrower and brighter, broader and brighter, broader and farther. okay, तो यहाँ पर मैं क्या दिया है कि हमारे पास एक डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट में हम जो परफॉर्म कर रहे थे, तो जो स्लिट जो था उसकी विड्थ उसको हमने डबल कर दिया. तो पहले के मुकाबले में जो हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा था, सेंट्रल मैक्सिमम जो मिल रहा था, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. यानी हम जो बनाते, जैसे ये डिफ्रैक्शन पैटर्न को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये ऐसे हम देखते हैं दिस वन, ये ऐसे ये सेंट्रल, ये जो इसको बोलते हैं दिस इज़ द सेंट्रल मैक्सिमम. ओके, ये सेंट्रल मैक्सिमम होता है. ओके, तो हमें क्या दिया है ये केस में, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द साइज ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम. ओके, सो पहले देखना, तो विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा का फॉर्मूला दिया है 2 कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी. अब ये केस में डी जो है, डी इज़ द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट, स्मॉल डी इज़ द विड्थ ऑफ द स्लिट एंड लैम्डा इज़ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज. तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन डी डैश जो है वो 2D से डबल, मतलब हमको डी डैश जो नया जो हमको स्लिट मिलती है वो उसकी हम जो साइज़ है डबल कर देते हैं पहले के मुकाबले में. तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, बीटा 0 की जगह बीटा डैश हो जाएगा, कैपिटल डी लैम्डा से में सिर्फ डी की जगह 2D डी डैश आएगा और डी डैश इज 2D. तो अभी ये फॉर्मूले के हम देखते हैं, 2 कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी इज एक्चुअली बीटा 0, तो उसको हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हाफ बीटा 0. सो बीटा 0 डैश जो नया जो हमें सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा वो हाफ होगा पहले के मुकाबले में. तो इसके से क्या होगा, तो विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा डिक्रीजेस, इसकी विड्थ डिक्रीज हो गई और ब्राइट भी हो जाएगा. ओके, तो ये इससे हम पता चलता है कि विड्थ जो होगी पहले के मुकाबले में जो है कम हो जाएगी और वो जो है और ब्राइट हो जाएगा. ठीक है, अब सी हियर इन दिस केस ये डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्या होता है, ये जो लाइट इंसिडेंट है, अगर ये विड्थ, ये जो गैप दिख रहा है, दिस इज़ द विड्थ ऑफ द स्लिट. ठीक है, तो विड्थ अगर कम रहेगी तो लाइट ज़्यादा फैलेगी, डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें अच्छा खासा मिलेगा. और अगर विड्थ को बढ़ाते हैं हम, ठीक है, स्लिट की विड्थ को बढ़ाते हैं तो स्प्रेडिंग कम हो जाएगी और डिफ्रैक्शन पैटर्न और बढ़ाते जाएंगे तो डिफ्रैक्शन पैटर्न इज लॉस्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. तो इसमें जो हमने देखा ना आंसर, नैरोअर एंड ब्राइटर. ओके, नेक्स्ट, टू ऑब्जर्व डिफ्रैक्शन द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल. ओके, डिफ्रैक्शन कब मिलता है हमें, वेन एवर लाइट बेंड्स एट द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टेकल्स. तो यहाँ पे क्या दिया है, अगर साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल क्या रहेगा डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व करने के लिए, नंबर 1 इट शुड बी लैम्डा बाई 2, it should be order of the wavelength, it cannot be affected by wavelength,
शुड बी मच लार्जर देन द वेवलेंथ। तो एक बात यहाँ पे हमें समझना है, डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व करने के लिए कम से कम जो है ये होना चाहिए कि साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल शुड बी द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ठीक है, इससे कम होगी चलेगा मगर इतना तो होना चाहिए। ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नंबर 4, in Fraunhofer diffraction at a single slit of width small d with incident light of wavelength 5500 angstrom unit, the first minimum is observed at an angle 30 degree. The first secondary maximum is observed at an angle theta। तो ये 4 ऑप्शन हमें दिए हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है हमें, विद डी, ठीक है, विद इंसिडेंट लाइट हमें दिया है, लाइट की जो वेवलेंथ है 5500 एंगस्ट्रॉम यूनिट है, और हमें दिया है कि पहला जो मिनिमा है वो 30 डिग्री पे ऑब्जर्व किया जाता है, तो पहला मैक्सिमा का एंगल क्या रहेगा। ठीक है, डी हमें सिर्फ दिया है, डी की वैल्यू नहीं दी है। ओके, सो लेट अस सी दिस, इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले जो है ना, एक बात हमें और भी कुछ चीज़ें समझना है। 2 तरह के डिफ्रैक्शन पैटर्न होते हैं, एक तो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, एक फ्रॉनहोफर। हमें प्रॉब्लम फ्रॉनहोफर से करना है मगर थोड़ा बहुत बेसिक समझ लेते हैं। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन वो क्लास इज, इन दिस क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन द सोर्स एंड द स्क्रीन आर एट फाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, दोनों का डिस्टेंस फाइनाइट रहेगा, और टिपिकल वेव फ्रंट जो मिलेगा हमें सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट मिलेगा फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में। अब हम लोग जो अभी फिलहाल जो प्रॉब्लम करने वाले वो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन का है। तो इन दिस क्लास द सोर्स एंड द स्क्रीन आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, ये फाइनाइट, सोर्स और स्क्रीन दोनों फाइनाइट डिस्टेंस पर है, फ्रॉनहोफर पे दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रहेंगे, और वेव फ्रंट जो रहेगा वो प्लानर रहेगा। एक्चुअली ये पूछा नहीं गया है मगर हमें जानना है, कभी इसके बेस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। नाउ जो कंडीशन है फ्रॉनहोफर में मैक्सिमा मिनिमा की, उसका हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। वी आर नाउ इन दिस केस वी आर इंटरेस्टेड इन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो देखो ये पहला जो कंडीशन है, एन लैम्डा इक्वल टू डी साइन थीटा, इट इज कंडीशन फॉर गेटिंग मिनिमाज, एंड एन प्लस हाफ लैम्डा इक्वल टू डी साइन थीटा, ये मैक्सिमा का कंडीशन है। तो प्लीज नोट डाउन दिस कंडीशंस। एन लैम्डा इक्वल टू डी साइन थीटा ये मिनिमा के लिए है, एन प्लस हाफ लैम्डा इक्वल टू डी साइन थीटा मैक्सिमा का कंडीशन है। ठीक है, अब ये मालूम हो जाएगा तो द प्रॉब्लम बिकम्स मच ईजियर। हमें क्या दिया, लैम्डा दिया है, फर्स्ट मिनिमा दिया तो एन इक्वल टू 1, थीटा 30 डिग्री है। तो हम पहले मिनिमा का कंडीशन अप्लाई करके वी फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, बिकॉज डी इज़ नॉट गिवन। तो देखो इससे हमने ये जो पार्ट है इससे हमने डी कैलकुलेट किया, डी मिला हमको 11,000 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ओके, अब हमें जो फाइंड करना है वो थीटा फॉर मैक्सिमा। तो हम क्या करेंगे, डी फाइंड करने के बाद हम ये फॉर्मूला जो है ये मैक्सिमा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लैम्डा सेम है, सिर्फ थीटा फाइंड करना है। तो ये सब इसमें एन इक्वल टू एन इक्वल टू 1 ही आएगा। ओके, देन इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने में हम ये इसको रीअरेंज करेंगे टर्म्स को। ठीक है, तो 3 ये हमने देखो 5500 और 11,000 को हमने एंगस्ट्रॉम नहीं रखा, क्योंकि ये तो अगर हम इसको चेंज भी करेंगे मीटर्स में तो कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ओके, यू कैन सॉल्व इट। ओके, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, सिर्फ वीडियो देखना नहीं है आप लोगों को, बल्कि आपको खुद भी इसको सॉल्व करना है पेपर पेन लेकर। ओके, तो थीटा जो मिलेगा हमें साइन इनवर्स ऑफ 3/4 मिलेगा, विच इज़ एक्चुअली दिस वन। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ 3/4। नेक्स्ट, अ डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्टेन्ड यूजिंग अ बीम ऑफ रेड लाइट। व्हाट हैपेंस इफ द रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय ब्लू लाइट। तो हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न हम जो देख रहे हैं वो हम लोग पहले रेड लाइट से देख रहे हैं। ओके, अब रेड लाइट की जगह हमने ब्लू लाइट हमने रिप्लेस कर दिया है, बाकी सब चीज़ें चेंज है, सिर्फ लैम्डा चेंज हो रहा है। तो व्हाट हैपेंस टू द डिफ्रैक्शन पैटर्न, देयर इज़ नो चेंज। या फिर डिफ्रैक्शन बैंड्स बिकम नैरोअर एंड क्राउडर टुगेदर, डिफ्रैक्शन बैंड्स बिकम ब्रॉडर एंड फादर अपार्ट। ओके, डिफ्रैक्शन बैंड डिसअपियर ऑल टुगेदर। ओके, ये हमें जो देखना है। ओके, इसमें क्या होगा, तो लेट अस सी द थियोरेटिकल पार्ट। नाउ हियर अगर हम ये वेवलेंथ कंपेयर करेंगे ब्लू और रेड की, ओके, तो हम जो स्पेक्ट्रम देखते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम, वो उसमें 4000 स्टार्ट होके वो 7000 तक जाता है। ओके, तो 7000 जो है वो वेवलेंथ है, 7000 एंगस्ट्रॉम यूनिट वो रेड की वेवलेंथ है। उसके और आगे जाएंगे तो इंफ्रारेड शुरू हो जाता है। ठीक है, और 7000 से हम कम होते जाएंगे 4000 पे जाएंगे तो 4000 इज़ द वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट, और ब्लू क्योंकि उसके करीब है तो उसकी मे बी अराउंड 4500 या 5000 रहेगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वेवलेंथ ऑफ रेड इज़ ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ ब्लू। ओके, अब हमने ऊपर में देखा ना फॉर्मूला के अंदर, द विड्थ ऑफ द सेंट्रल बैंड इज प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ।
जितना वेवलेंथ ज़्यादा रहेगा, सेंट्रल बैंड जो मिलता है उसका विड्थ हमें ज़्यादा मिलेगा, वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अभी हमें क्या देखते हैं, एज द वेवलेंथ ऑफ ब्लू इज लेस देयरफॉर द बैंड्स बिकम नैरोअर एंड क्राउडर टुगेदर। ठीक है ना, तो क्योंकि ब्लू की वेवलेंथ कम है, इसकी वजह से वो जो बैंड जो है वो जो हमें इसकी बैंड कम छोटा मिलेगा हमें, ओके, और क्राउडेड टुगेदर मिलेगा। ओके, सो दिस इज व्हाट वी गेट। सेकंड नंबर इज ओके। Number 6, in a Fresnel's biprism experiment, the two positions of lens give separation between the slits as 16 cm and 9 cm respectively. The actual distance of separation is, तो फ्रेजनेल्स बाईप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में व्हाट जो हम लोग यूज़ करते हैं, फ्रेजनेल्स बाईप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ये सेटअप है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप है हमारे पास। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली, ये यंग्स एक्सपेरिमेंट से जिस तरह से हम इंटरफेरेंस हमें मिलता है, ये और एक तरीका है फ्रेजनेल्स बाईप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में, जिससे हम ये हमारे पास, आई विल जस्ट एक्सप्लेन दिस टॉपिक, तो हो सकता है हमें बाद में काम आए। ओके, सो हियर दिस इज द डायग्राम। ये डायग्राम हमें दिखाता है, दिस इज फ्रेजनेल्स बाईप्रिज्म एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ओके, सो दिस इज़ द एक्चुअल सोर्स। ये जो है ना, ये एक्चुअल सोर्स है। ओके, और यहाँ पर ये बाईप्रिज्म है। बाईप्रिज्म इसलिए बोलते हैं इसे क्योंकि ये दो प्रिज्म का बना हुआ है। ओके, ये दो प्रिज्म से बना हुआ है। ये ऐसा एक्चुअली ऐसा रहेगा, ये ऊपर का प्रिज्म ये है, ये पार्ट ये जो है ये ऊपर वाला प्रिज्म है ये, और ये नीचे वाला, दो प्रिज्म को बनाकर इसे बनाया जाता है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसका जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म, दिस एंगल ऑफ प्रिज्म इज़ 179 डिग्रीज। ठीक है, 179 डिग्री इसका एंगल रहता है। ओके, और बाकी जो एंगल, ये वाला जो एंगल है, साइड वाले एंगल, दे आर 0.5 डिग्री, 0.5 डिग्री, सब मिला के ट्राइंगल बनना चाहिए 180 डिग्री मिलेगा। ओके, बाय द वे, सो यहाँ पर हमें क्या होता है, ये जो सोर्स है, ओके, ये सोर्स जो है, जब इसको हम यहाँ पे सामने रखते हैं, तो बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन व्हाट वी गेट इज टू वर्चुअल सोर्सेज आर क्रिएटेड। ये दो सोर्स जो मिलता है ना, S1 S2, दिस आर द टू वर्चुअल, ये सोर्स एक्चुअल में नहीं है, मगर ये जो है इस सोर्स की वजह से ये बाईप्रिज्म क्या करता है, ये दो सोर्सेज को क्रिएट करता है, और ये दो क्रिएशन की वजह से हमें यहाँ पर यहाँ पर हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है। ओके, सो दिस इज हाउ वी, ये रीज़न यहाँ पर बाईप्रिज्म यूज़ करने का ये है कि वी गेट टू कोहेरेंट सोर्सेज। ये दो है ना, ये दो है, ये कोहेरेंट सोर्स का काम करते हैं, दो वर्चुअल सोर्सेज हैं। अब हमें पता है कि अगर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न के जो फ्रिंज फाइंड करना है, फ्रिंज विड्थ फाइंड करना है, तो वी मस्ट नो द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्सेज। ये दोनों के डिस्टेंस, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या, ये फाइंड कर, दिस इज द टू सोर्सेज, ये दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है। मगर क्योंकि वर्चुअल सोर्सेज हैं, हम इसका डायरेक्ट डिस्टेंस फाइंड नहीं कर सकते, तो वी यूज सम अदर वे, एक अलग तरीका यूज़ किया जाता है, जिसमें क्या हम करेंगे, एक लेंस यूज़ करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस, इंटरफेरेंस पैटर्न मिलने के बाद। ओके, ये लेंस को हम ये पोजीशन में L1 में लेके जाएंगे, L1 लेके जाएंगे तो हमें यहाँ पर एक D1 मिलेगा। ठीक है ना, ये जो स्लिट, हमें यहाँ पे जो स्लिट है, इसका हमें मैग्नीफाइड इमेज मिलेगा, वी कैलकुलेट D1। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये लेंस को हम यहाँ, ये जो लेंस को आगे लेके जाएंगे, तो हमें डिमिनिश इमेज मिलेगा उस स्लिट का, उसको हम कैलकुलेट करेंगे, ये हमको मिलेगा D2। ओके, D1 D2 कैलकुलेट करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द थियरी, ये हमें जो D है, D इज़ अंडर D1 अपॉन D2। तो हमको जो दिया है प्रॉब्लम में, D1 दिया है, D2 दिया है। ओके, तो एक्चुअल जो D रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज गिवन बाय अंडर D1 D2। ओके, तो D1 इज़ 9, D2 इज़ 16। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, 9 का रूट इज़ 3, 16 का इज़ 4, तो डायरेक्ट भी मिल सकता था, मल्टीप्लाई कर, तो हमें लास्ट में मिलेगा D इज 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये भी दिया है, एंगल ऑफ प्रिज्म इज 179 डिग्री, जो मैं आपको बता चुका हूँ, और बाकी दो एंगल उसका 0.5 डिग्री रहेगा। ओके, नेक्स्ट, द एंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ 10 सेंटीमीटर डायमीटर टेलीस्कोप एट अ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। ओके, तो एंगुलर रेजोल्यूशन जो हमें 10 सेंटीमीटर टेलीस्कोप है, डायमीटर टेलीस्कोप, और वेवलेंथ अगर ये रहेगा तो उसका क्या रहेगा। सो हियर व्हाट इज गिवन, वी आर गिवन लैम्डा, वी आर गिवन कैपिटल D, वी नीड टू फाइंड थीटा। ओके, तो ये फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 1.22 लैम्डा अपॉन D।
ठीक है। इसका अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे तो हमको रेजोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, 1 अपॉन थीटा करेंगे तो वी गेट द रेजोल्यूशन एंड थीटा इज द एंगुलर रेजोल्यूशन। सो दिस इज व्हाट वी गेट। ये आप इसको सॉल्व करोगे, पूरा यूनिट कन्वर्जन करना है। 5000 का 10⁻10 आना चाहिए बिकॉज एंगस्ट्रॉम है, 10⁻2 बिकॉज सेंटीमीटर है। तो फाइनली व्हाट वी गेट द आंसर इज अराउंड, जो हमें आंसर मिलेगा इट इज़ 1.22 इंटू 5 आएगा तो कुछ 6 समथिंग मिलेगा। मगर क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस में कुछ है ही नहीं, डायरेक्टली दिया है, ये ऑर्डर दिया है, तो इट इज़ नियरली इक्वल टू 10⁻6। सो आवर आंसर इज 10⁻6 रेडियंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, for the same objective, what is the ratio of the least separation between 2 points to be distinguished by a microscope for light of wavelength 5000 angstrom unit and electrons accelerated through 100 volt used as an illuminating substance? ठीक है, तो हम जो माइक्रोस्कोप हम दो चीज़ों को एक चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो पहली बार हमने लाइट यूज़ किया है 5000 एंगस्ट्रॉम यूनिट की, और उसी के बाद हमने इलेक्ट्रॉन यूज़ किया है। ठीक है, तो अगर हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ लीस्ट सेपरेशन बिटवीन द 2 पॉइंट्स, ये हमको कैलकुलेट करना है। व्हाट इज़ द लीस्ट सेपरेशन बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑब्जर्व विद रिस्पेक्ट टू 5000 एंगस्ट्रॉम यूनिट वेवलेंथ विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड थ्रू 100 वोल्ट। ओके, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, बट लेट अस सी। तो हमें λ1 दिया है, V2 इज़ द, ये जो हमें वोल्टेज दिया है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो मैंने जो भी सफिक्स 1 रहेगा दैट इज़ फॉर लाइट और सफिक्स 2 रहेगा वो इलेक्ट्रॉन के लिए ना। एंगुलर सेपरेशन हमको पता है, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द एंगुलर, हमको थीटा फाइंड करना है दोनों का। तो थीटा इज़ 1.22 लैम्डा अपॉन डी। लाइट के लिए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, थीटा 1 मिलेगा 1.22 लैम्डा 1 अपॉन डी। इलेक्ट्रॉन के लिए थीटा 2 इज़ 1.22 लैम्डा 2 अपॉन डी। मगर यहाँ मसला ये है कि लैम्डा 2 दिया नहीं है। ओके, वी आर गिवन द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। तो अभी हमको ये देखना है कि वोल्टेज से हम लैम्डा कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी इलेक्ट्रॉन के लिए वी हैव दिस P2 इज इक्वल टू 7, P2 जो है मोमेंटम। ओके, ये डी ब्रोगलीज रिलेशन से हमको होता है P इज इक्वल टू H अपॉन लैम्डा। तो P2 क्या हो जाएगा, H अपॉन लैम्डा 2। तो लैम्डा 2 इज H अपॉन P2। ओके, मगर P2 भी हमें पता नहीं है ना। तो और एक हमारे पास रिलेशन है जो काइनेटिक एनर्जी रिलेशन है, तो E इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 2m। तो स्टूडेंट्स ये सब फॉर्मूलाज आप नोट करो, ये बाद में भी आपको काम आ सकते हैं। तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 2m। ओके, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको वोल्टेज दिया हुआ है, हमको वोल्टेज को सबको ये लैम्डा में कन्वर्ट करना है। ओके, अभी हम क्या देखेंगे, इसको अगर हम देखेंगे P, तो P क्या हो जाएगा, P इज अंडर रूट ऑफ 2m2E2। ठीक है, मगर E2 क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय E इंटू V2, क्योंकि हमको एक्चुअली ऊपर वोल्टेज दिया हुआ है, यहाँ पे ना V2 दिया है। तो हम क्या करेंगे, V2 से E2 कैलकुलेट करेंगे और E2 से P2 कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो E2 इज EV2, तो P2 क्या हो जाएगा 2m2EV2। ओके, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम खाली देखो मत, आपको इसको पेन पेपर लेके देख के एक बार सॉल्व करो, जैसा हो रहा है वैसा, फिर बाद में आप खुद भी कर सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे हम, लैम्डा 2 जो है यहाँ पर P2 की जगह हम ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर देंगे पूरा ये। ओके, तो हमको H अपॉन P2 की जगह हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, बाद में हमें इससे हमको लैम्डा 2 मिल जाएगा। ओके, यू कैन प्लीज़ गो थ्रू द कैलकुलेशन। E जो है 1.6 इंटू 10⁻19 है। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये आपको दिया रहेगा 9.1 10⁻31 किलोग्राम्स। H जो है प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 10⁻34 जूल सेकेंड। तो इससे हमको लैम्डा 2 मिलेगा 1.22 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो हमें मेन तो ये करना है थीटा 1 अपॉन थीटा 2 विच इज़ लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। बाकी सब जो है पैरामीटर से कैंसिल हो जाएंगे, देखो अब यहाँ पे दिया ना, हमें ये दोनों का रेशियो कैलकुलेट करना है। तो 1.22 दोनों डी और डी कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 बच रहा है। ओके, तो व्हाट वी गेट इज, इफ यू कैलकुलेट विल गेट 4098। ओके, सो हियर द आंसर इज 4098। एक्चुअली 4075 हो जाएगा। ओके, इफ यू डू द कैलकुलेशन इज समथिंग अराउंड दैट। ओके, नेक्स्ट, द डायमीटर ऑफ प्यूपिल ऑफ ह्यूमन आई इज़ अबाउट 2 मिलीमीटर। तो हमारी आँख में जो अगर हम देखेंगे तो एक काला डॉट रहता है एकदम सेंटर पे, दैट इज कॉल्ड एज अ प्यूपिल। तो इट इज़ अबाउट 2 मिलीमीटर। तो ह्यूमन आई इज मोर सेंसिटिव टू वेवलेंथ 555 नैनोमीटर। द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई इज, ओके, तो वही हम लोग रेजोल्यूशन वाला फॉर्मूला फिर से यूज़ करेंगे। ओके, तो डी दिया है हमको, डायमीटर ऑफ द प्यूपिल इज 2 मिलीमीटर, लैम्डा दिया है 555 नैनोमीटर। तो ये दोनों कन्वर्ट करेंगे मीटर्स के अंदर। ओके, थीटा कैलकुलेट करना है, तो थीटा जो हमें मिलेगा, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा।
अब एक्चुअली देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये हमें जो थीटा दिया हुआ है यहाँ पे आंसर में, ये आंसर में जो थीटा मिनट्स में दिया हुआ है, और हम यहाँ पे जो हमें जो आंसर मिलेगा, ये आंसर यहाँ पे हमें रेडियंस में आने वाला है। ये आप कैलकुलेट जो करोगे, ये 3.39 10⁻⁴ रेडियंस में मिलेगा। आपको इसको डिग्रीज के बाद मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए जो आंसर हमारे पास दिया है उसको मल्टीप्लाई बाय 180 एंड डिवाइड बाय पाई, ये डिग्रीज में मिल जाएगा। ठीक है, एक डिग्री में 60 मिनट्स हैं, तो ये जो आंसर हमें मिल रहा है डिग्रीज में, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली वी गेट 1.2 मिनट्स। ओके, तो स्टूडेंट ध्यान से करना है इसे, आपको आंसर का मिल भी जाएगा। मगर आप कंफ्यूज रहेंगे कि यहाँ पे कुछ दिया और ऑप्शन में तो दिया नहीं है, तो ये यूनिट्स कन्वर्जन से हमें मिल जाएगा कि रेडियंस हमको मिनट्स में करना है। ओके, तो आंसर इज़ 1.2 मिनट्स। ओके, then last transverse nature of light was confirmed by the phenomena of refraction of light, diffraction of light, dispersion of light, polarization of light। तो ये हमने पहले पार्ट में किए थे। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट इज बिकॉज ऑफ द पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, बिकॉज ओनली ट्रांसवर्स लाइट कैन बी पोलराइज, हम लॉन्जिट्यूडनल लाइट को पोलराइज नहीं कर सकते। ओके, तो अगर लाइट पोलराइज हो रही है मतलब वो ट्रांसवर्स इसका नेचर है। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, please revise. All the best.